हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है साख नियंत्रण की कौन कौन सी विधियाँ या टेक्निक्स होती हैं। इन पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि बैंकों के द्वारा साख का निर्माण किस तरह से किया जाता है ना, उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर भी। तो जानते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं क्रेडिट कंट्रोल के। हम सभी को पता है कि केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण काम जो होता है साख का नियमन और नियंत्रण करना होता है ना। और केंद्रीय बैंक की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह साख नियंत्रण के कार्य को कितनी कुशलतापूर्वक जो है संपन्न कर पाता है ना। और केंद्रीय बैंक आर्थिक स्थायित्वता बनाए रखने के लिए साख का सृजन पर कंट्रोल करता है। और यदि वह अपने कार्यों के द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रण करने में सफल रहता है तो कहा जाता है कि हमारा जो है केंद्रीय बैंक सफलतापूर्वक काम कर रहा है या कार्य कर रहा है। अतः केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है मुद्रा और साख की मात्रा को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखना। और केंद्रीय बैंक का संपूर्ण हमारे कमर्शियल बैंक पर कंट्रोल होता है। तो फलस्वरूप वह साख नियंत्रण का कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। अब क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके कारण साख नियंत्रण किया जाता है, किन उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। तो हमें पता है कि साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जो होता है स्थायित्वता के साथ साथ आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करना होता है। साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है हमारे ट्रेड सर्किल पे रोक लगाना, मुद्रा प्रसार जितने भी होते हैं या मुद्रा संकुचन होते हैं, इनके जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल करना। तो साख नियंत्रण के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो सबसे पहला साख नियंत्रण का उद्देश्य होगा प्राइस को स्टेबिलिटी प्रदान करना। हमारे जो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं उन अर्थशास्त्रियों ने साख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य बताया है, वो बताया है कि आंतरिक मूल्य स्तर में स्थायित्वता को बनाए रखना। तो केंद्रीय बैंक नोटों का निर्गमन का कार्य करता है, जबकि व्यापारिक बैंक साख सृजन का काम करते हैं। तो नोट निर्गमन और साख सृजन मुद्रा की कुल पूर्ति को इफ़ेक्ट करते हैं। यदि मुद्रा की कुल पूर्ति उसकी मांग की तुलना से कम या ज़्यादा होती है तो आर्थिक अस्थिरताएं जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और यदि मुद्रा की पूर्ति मांग से अधिक होती है तो मुद्रा प्रसार से मूल्य स्तर बढ़ने लगते हैं। और इसके ठीक विपरीत की स्थिति ये होती है कि मुद्रा की कुल पूर्ति मांग से कम होने पर मुद्रा संकुचन के कारण मूल्य स्तर गिरने लगते हैं। मूल्यों में कमी और वृद्धि ये दोनों ही स्थितियां जो होती हैं अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण द्वारा मुद्रा की पूर्ति को मांग के अनुरूप बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इससे मूल्यों में स्थिरता आ जाती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है ना। तो ये तो हुआ मूल्यों में स्थिरता वाला कि इस उद्देश्य से किए जाते हैं। फिर दूसरा जो उद्देश्य आता है इसमें वो उद्देश्य है कि विनिमय दर में स्टेबिलिटी बनाए रखना। साख नियंत्रण का उद्देश्य होता है कि विनिमय दरों में स्थिरता लाना भी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि विनिमय दरों में हमेशा अनिश्चितता और अस्थिरता दिखाई देती है हमेशा। और इससे क्या होता है कि हमारे जो जितने भी विदेशी व्यापार होते हैं उस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे देश जिनके लिए विदेशी व्यापार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वहाँ पर अपनी विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने की वो अपने विनिमय दर को जो है स्थिर बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता से जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है और विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता के लिए आंतरिक मूल्य स्थिरता का त्याग करना होता है, जो कि लाभप्रद नहीं होता है।
साथ ही विनिमय दर में स्थिरता प्रदान करने के चक्कर से दूसरे देशों में बहुत सारी हानिकारक स्थितियाँ का भय बना रहता है। हमें कहेंगे कि विदेशी विनिमय दरों में उन देशों के लिए उपयुक्त होता है जिनकी अर्थव्यवस्था का आधार विदेशी व्यापार होता है। फिर इसमें आता है थर्ड पॉइंट कि हमारे जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट होता है उनके स्तर को बनाए रखने के लिए भी साख नियंत्रण किया जाता है। तो साख नियंत्रण का ये भी एक मुख्य उद्देश्य होता है कि आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट के उच्च स्तर को बनाए रखें। तो जहाँ पर आज का युग जो है, आधुनिक युग में अधिकांश अर्थशास्त्री जो है इस विचार का समर्थन करते हैं कि साख नियंत्रण का उद्देश्य न केवल व्यापार चक्रों को नियंत्रित करना है, बल्कि अर्थव्यवस्था के आय और रोजगार के उच्च स्तर को बनाए रखना होता है। और केंद्रीय बैंक साख सृजन को सरल करके विनियोग और रोजगार में वृद्धि करता है और उसके उच्च स्तर को बनाए रखता है। फिर इसमें आता है कि आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए भी जो है साख नियंत्रण किया जाता है। अब आधुनिक युग में सभी स्वतंत्र राष्ट्र हैं और राष्ट्रों में तेज़ी से आर्थिक विकास जो है होता देखने को मिल रहा है। तो इन देशों में तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन को सारे ही देश प्राय अपनाते हैं। तो नियोजन की सफलता के लिए आर्थिक विकास की उचित दशाएं उत्पन्न करना आवश्यक है। अतः देशों की मौद्रिक और साख नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है आर्थिक विकास के लिए उचित दशाएं उत्पन्न करना है। और विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण नीति का उद्देश्य आर्थिक नियोजन को सफल बनाना होता है। और विकासशील देशों में पूंजी की कमी ने आर्थिक विकास में बहुत सारी आर्थिक बाधाएं उत्पन्न की है। तक साख नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करे, तभी ये देश जो हैं आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट बताया कि नियंत्रण क्यों आवश्यक है। अब जानते हैं कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं साख नियंत्रण की क्रेडिट क्रिएशन के। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है और केंद्रीय बैंक इस साख नियंत्रण की रीतियों को दो भागों में बांटता है। यहाँ पर पहला जो भाग है वो परिणात्मक रीतियाँ मानी जाती हैं और दूसरा जो भाग है वो गुणात्मक रीतियाँ मानी जाती है। पहला जो भाग है परिणात्मक रीतियाँ, इसमें इन रीतियों को शामिल किया जाता है जो कि साख की मात्रा और लागत पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालती है ना। और जो दूसरी रीति है जिसे गुणात्मक रीति कहते हैं, इसमें उन रीतियों को शामिल किया जाता है जो कि साख के प्रयोग और व्यवहार को नियंत्रित करती है ना। तो पहली जो हमारी रीति है उसके बारे में हम कुछ जानते हैं कि परिणात्मक मेथड क्या होता है। परिणात्मक विधि जो हमारे कमर्शियल बैंक के नकद कोषों को प्रभावित करती है, इससे साख की लागत भी प्रभावित होती है। इसमें जो पहला आता है वो आता है बैंक दर। अब जानते हैं कि बैंक दर क्या होती है। बैंक रेट जिसे बोला जाता है, तो बैंक रेट का तात्पर्य है कि ब्याज की उस न्यूनतम दर से है जिस दर पर देश का सेंट्रल बैंक वहाँ के कमर्शियल बैंक के प्रथम श्रेणी के बिलों और स्वीकृत प्रतिभूतियों पर लोन देता है, अथवा या कहें कि उन्हें पुनः भुनाने की स्वीकृति देता है। इसे केंद्रीय बैंक की बट्टा दर या कटौती दर भी कहते हैं। ठीक है। अब एक हमारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा है कि बैंक दर वह न्यूनतम ब्याज दर है जो कि केंद्रीय बैंक द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों का पुनः बट्टा करने पर ली जाती है। अब इसमें दो शब्द आए हैं। पहला शब्द है बैंक दर आया है और दूसरा आया है ब्याज दर। तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो पहले जानते हैं कि ब्याज दर क्या होती, बाजार दर क्या होती है। तो बाजार दर वह दर होती है जिस पर व्यापारिक ग्रह
बट्टाग्रह व अन्य वित्तीय संस्थाएं स्वीकृत बिलों, हुंडियों और प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों के आधार पर लोन और एडवांस देती हैं, जबकि बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनः बट्टा दर होती है। वह बैंक दर और बाजार दर में बहुत अच्छा रिलेशन होता है या घनिष्ठ संबंध होता है। कह सकते हैं कि जब बैंक दर में वृद्धि होने लगती है तो बाजार दर भी बढ़ने लगती है, और जबकि बैंक दर में कमी होने पर बाजार दर भी कम होने लगती है। बैंक दर और बाजार दर से अधिक होती है क्योंकि केंद्रीय बैंक जो कि अंतिम ऋणदाता होता है। जब व्यापारिक बैंक को अपने किसी अन्य सोर्सेज से ऋण नहीं मिलता है तो वो क्या करता है कि केंद्रीय बैंक से ऋण लेना होता है उसे, और केंद्रीय बैंक की यह दर बाजार दर से अधिक होती है। जबकि व्यापारिक बैंकों को अधिक दर पर ऋण मिलता है तो वह अपने बाजार दरें जो है उनको बढ़ा देती हैं। इससे ऋण लेना जो होता है वो महंगा हो जाता है, और जिसके कारण पूंजी की मांग कम होने लगती है। और होता ये है कि हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, और हमारे जितने भी रोज़गार होते हैं उन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है उन पर, और उत्पादन बढ़ने लगते हैं। मूल्यों में कमी होने से मंदी की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं इनसे, और उद्योग और व्यापार भी बंद होने लगते हैं। बैंक दर में कमी से ऋणों को प्रोत्साहन मिलता है, इससे हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट होता है, इन सभी में बढ़ोतरी होने लगती है। और बैंक दर में परिवर्तन के फलस्वरूप साख की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को बैंक दर का सिद्धांत भी यहाँ पर कहा जाता है। तो ये तो मैंने बताया बैंक दर और ब्याज दर क्या होती है और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ना। अब आता है कि क्या कारण है बैंक दर में वृद्धि होने के। तो इसके बहुत सारे कारण हैं बैंक दर में वृद्धि होने के। पहला कारण हो सकता है कि अन्य देशों द्वारा बैंक दर में वृद्धि करना सबसे मुख्य कारण होता है। यहाँ पर हम स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था में जब किसी एक देश द्वारा बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो अन्य देश भी पूंजी अधिक ब्याज के लालच में ब्याज का लालच उस देश पे भी पड़ने लगता है। इसको रोकने के लिए अन्य देश भी अपने बैंक दर बढ़ा देते हैं ताकि पूंजी के प्रवाह को रोका जा सके और देश में ही विनियोग बढ़े, है। फिर विनिमय दर में सुधार लाने के लिए भी बैंक दर में वृद्धि की जाती है। तो जब विदेशी विनिमय दर देश के विपक्ष में होती है तो केंद्रीय बैंक दर में वृद्धि करके पूंजी को विदेश में जाने से रोकता है, और बैंक दर में वृद्धि से विदेशी पूंजी आकर्षित होती है। इससे विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाता है ना। फिर सट्टे पे रोक लगाने के लिए भी बैंक दर में वृद्धि की जाती है। तो सट्टे पे रोक लगाने के उद्देश्य से बैंक दर में वृद्धि की जाती है। इससे हमारे लोन लेना जो है महंगा हो जाता है और सट्टोरिये ऋण लेना कम कर देते हैं। तो ये फिर मुद्रा प्रसार के नियंत्रण को रोकने के लिए भी बैंक दर में वृद्धि की जाती है। तो ये मैंने बताया है कौन कौन से वृद्धि के कारण। अब इसमें कमी के कारण भी हैं। तो कमी के कुछ कारण हैं जैसे मुद्रा संकुचन की स्थिति से मुक्त होना, या विदेशी पूंजी के आयात को रोकने के लिए, या फिर मुद्रा की मांग में वृद्धि करने के लिए। ये प्रमुख कारण हैं जिनसे बैंक दर में जो कि कमी के कारण है। तो ये तो मैंने बताया कि बैंक दर में वृद्धि और कमी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। और इसका नेक्स्ट जो है कि बैंक दर में परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।